Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, I am going to teach you Geography of class 12th and its 10th chapter, that is Transport and Communication. You will find this chapter in your second book of Geography, that is Indian People and its Economy. So without any further discussion, let's move. So I'll tell you line by line explanation, and if it's necessary then I'll tell you Hindi also. We use many items in our daily life, from toothpaste to our bed, tea, milk, clothes, soap, food items are required every day. All these can be purchased from market. Have you ever thought as to how these items are brought from the site of production? यानी कि इन दो पैराग्राफ में, पहले और दूसरे पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जैसे हम यूज़ करते हैं, सोप यूज़ करते हैं और बेड यूज़ करते हैं, डेली की चीज़ें यूज़ करते हैं, तो ये कैसे जहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, जहाँ की इंडस्ट्री में प्रोड्यूस हो रही है, वहाँ से हमारे घर तक की कैसे आती है। या फिर हम कहीं कुछ सामान लेने जाते हैं, हमको अपने घर से अपनी नानी के घर जाना है, तो हम कैसे पहुँचते हैं वहाँ तक की। या फिर हमको यहाँ से कोई मैसेज लखनऊ पहुँचाना है, या फिर यहाँ से कोई मैसेज किसी और प्लेस पे पहुँचाना है, तो वो कैसे पहुँचाते हैं? ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के माध्यम से। जैसे इंडस्ट्री से सामान होलसेलर के पास आता है, होलसेलर से रिटेलर के पास आता है, रिटेलर से हमारे पास आता है। तो ये इन सब चीज़ों में क्या हेल्प कर रहा है? ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। हम यहाँ से अपनी आइडियाज़ फ़ोन पे शेयर करते हैं दूसरे पर्सन के साथ, उसमें क्या चीज़ हेल्प कर रही है? कम्युनिकेशन। तो इन दोनों पैराग्राफ में बस यही बताया गया। फिर थर्ड पैराग्राफ है, द यूज़ ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन डिपेंड्स अपॉन आर नीड टू मूव थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस ऑफ देयर अवेलेबिलिटी टू द प्लेस ऑफ देयर यूज़. ह्यूमन बीइंग यूज वेरियस मेथड्स टू मूव गुड्स, कमोडिटीज़, आइडियाज़ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. यानी कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का इम्पॉर्टेंस या फिर उनकी नीड उस पर डिपेंड करती है कि कितना सामान कहाँ से कहाँ जाना है, और मतलब कि कंज्यूमर की डिमांड क्या है, उस पर डिपेंड करते हैं हमारी अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. जैसे आप देख सकते हैं कि शहरों में ट्रांसपोर्ट बहुत ही ज़्यादा डेवलप होता है, यानी कि वहाँ पे रोड्स का जो वो होता है फैलाव वो ज़्यादा होता है. गांव में मेटल्ड रोड नहीं होती है, ऐसी मिट्टी की रोड होती है. तो जहाँ पे शहर में ज़्यादा उसकी डिमांड है तो शहर में वो ज़्यादा अच्छा है, गांव में उतनी डिमांड नहीं है तो उसी हिसाब से गांव में वो डेवलप्ड है. ठीक है. फिर हम आते हैं ह्यूमन बीइंग यूज़ वेरियस मेथड. ह्यूमन बीइंग वेरियस मेथड्स को यूज़ करते हैं, अलग अलग मेथड्स को अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं. जैसे कि अगर हमको अगर हमको लॉन्ग डिस्टेंस जाना है, यहाँ से जम्मू कश्मीर जाना है तो हम ट्रेन का यूज़ करेंगे. अगर हमको यहाँ से थोड़ी दूर अपनी कहीं शॉप पे जाना है तो हम साइकिल का यूज़ कर लेंगे. अगर हमको इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट करें, यहाँ से अमेरिका जाना है तो हम यूज़ करेंगे एरोप्लेन को. अगर हमको यहीं से शॉर्ट डिस्टेंसेस अपने किसी नियर बाई सिटी या फिर नियर बाई कहीं जाना है तो हम यूज़ कर लेंगे कार को. तो हर ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी, हर ट्रांसपोर्ट का इम्पोर्टेंस अलग अलग. तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: लैंड, वाटर, एयर. लैंड के अंदर आता है रोड, पाइपलाइन, रेलवे. वाटर के अंदर आता है इनलैंड और सीवेज, ओशनिक रूट्स. और एयर के अंदर आता है नेशनल और इंटरनेशनल. लैंड ट्रांसपोर्ट में सबसे जो इंडिया में लैंड ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा पुराना है, और जो अभी के लैंड ट्रांसपोर्ट और एंशियंट टाइम के लैंड ट्रांसपोर्ट में डिफरेंस है. जो अभी का है वो बहुत ज़्यादा मेटल रोड्स हैं, उनका सिग्निफिकेंस ज़्यादा है, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ज़्यादा है. ऐसा नहीं कि पहले टाइम था नहीं, पर पहले टाइम अनमेटल रोड्स थी जो फुटपाथ थी और जिनका इम्पोर्टेंस ज़्यादा नहीं था. अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, जिसके कारण अनमेटल रोड्स को मेटल रोड्स में कन्वर्ट किया जा रहा है. और जैसे कि रेलवेज़ को डेवलप किया गया था ताकि वो लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक एंड लार्ज वॉल्यूम ऑफ गुड्स को कैरी कर सके वन प्लेस टू अनदर. यानी कि जैसे जैसे ट्रांसपोर्टेशन हुआ, डेवलपमेंट हुआ, वैसे वैसे मेटल रोड बन गई, क्योंकि मेटल रोड हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक कैरी कर लेती है इन कंपैरिजन टू अनमेटल रोड. यानी कि मिट्टी वाली रोड पे ज़्यादा बड़ा वाहन नहीं चल सकता है, वरना वो डैमेज हो जाएगी. और अगर हम बात करें वो रोड की जहाँ जो शहरों में होती है, मेटल रोड होती है, वहाँ पे चाहे जितनी ट्रैफिक लग जाए, जितने बड़े बड़े व्हीकल्स चले, उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है.
अब हम आते हैं रोड ट्रांसपोर्ट पे। जो इंडिया का रोड ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड में, जिसकी टोटल लेंथ है 56 किलोमीटर की। और इसका जो हमारे इंडिया का 85 to 70% ऑफ द जो ट्रेड होता है या फिर पैसेंजर्स का मूवमेंट होता है वो कौन कैरी करता है? रोड कैरी करता है। तो इसका इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है। उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा डू यू नो दिया गया है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। रोड ट्रांसपोर्ट इन मॉडर्न सेंस वॉज वेरी लिमिटेड इन इंडिया। World War II, the first serious attempt was made in 1943 when Nagpur Plan was drawn. This plan could not be implemented due to the lack of coordination among the princely states in British India. After independence, 20-year road plan 1961 was introduced to improve the condition of roads in India. यानी कि पहले हमारे इंडिया में बहुत ही ज़्यादा कम रोड थी, यानी कि अनमेटल्ड रोड थी। उसके बाद में जो पहला अटेम्प्ट मेक किया गया था कि रोड डेवलप करने को इंडिया में, वो हुआ था नागपुर प्लान। जब नागपुर प्लान बना था पर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडियंस में कोऑर्डिनेशन नहीं था। ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स और ब्रिटिश गवर्नमेंट में कोऑर्डिनेशन नहीं था। आफ्टर द इंडिपेंडेंस के बाद में 20-year रोड प्लान, यानी कि 20-year रोड प्लान ड्रॉ किया गया था, जिसमें कि रोड की कंडीशन को इम्प्रूव किया जाएगा, न्यू रोड्स का कंस्ट्रक्शन होगा। हाउएवर रोड्स कंटिन्यू टू कंस्ट्रक्ट इन ओनली अर्बन सेंटर्स, यानी कि फिर भी अभी तक की अच्छी रोड केवल अर्बन सेंटर्स में ही दिखाई पड़ती है। रूरल एंड रिमोट एरिया हैड लीस्ट कनेक्टिविटी बाय रोड, यानी कि रूरल एंड जो रिमोट एरिया है, यानी कि वो एरिया जहाँ पे कोई ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, बहुत बैकवर्ड एरिया है, वहाँ पे रोड की कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है। बट अगर हम आज के सेंस में बात करें तो हाँ, अर्बन सेंटर्स में रोड अच्छी है, बट यहाँ गांव में भी रोड का डेवलपमेंट हो रहा है। इफ़ आई टॉक अबाउट माई विलेज देन आई थिंक देयर इज़ नो प्लेस इन विच नो प्लेस विच इज़ लेफ्ट बाय रोड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट, यानी कि हर जगह अच्छी रोड है। For the purpose of construction and maintenance, roads are classified as national highways, state highways, major district and rural roads। यानी कि 4 तरीके की रोड होती है, मतलब कि उनके कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस के अकॉर्डिंग्स में हम उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहली तो है स्टेट हाईवेज, नेशनल हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड एंड रूरल रोड। ठीक है, नेशनल हाईवेज वो होते हैं द मेन रोड्स विच आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट आर नोन एज नेशनल हाईवेज। जो मेन थिंग आपको नेशनल हाईवेज के बारे में याद करनी है वो है कि द हाईवेज और द रोड्स विच आर मेंटेन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट आर नेशनल हाईवेज। These roads are meant for interstate transport and movement of defense men and material in strategic areas। बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखो, वो रोड जो एक स्टेट में ना होकर स्टेट टू स्टेट को कनेक्ट करती है, यानी कि वो रोड जो यूपी और बिहार को कनेक्ट करेगी, बिहार झारखंड को कनेक्ट करेगी, झारखंड मध्य प्रदेश को कनेक्ट करेगी, वो हो जाएगा हमारा इंटरनेशनल हाईवेज, यानी कि वो हमारी इंटरनेशनल रोड रहेगी। जब एक 2 3 4 स्टेट को कनेक्ट करेगी तो एक स्टेट यानी कि बिहार, यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश सबको कनेक्ट कर रही है, तो इसका कोई पर्टिकुलर स्टेट की गवर्नमेंट तो उसको मेंटेन करेगी नहीं कि जहाँ सब स्टेट से रही है तो हम क्यों मेंटेन करें, तो उसकी अथॉरिटी दे दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट उसको मेंटेन करती है। ओके, उसमें इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट होता है, यानी कि स्टेट टू स्टेट ट्रांसपोर्ट होता है, और विद इन द स्टेट ऑल्सो होता है। वहाँ पे मैन मूव करते हैं डिफेंस के लिए, जैसे कि जो तिब्बत साइड में हमारा है वहाँ ले जाने होगा डिफेंस का सामान, किसी और स्टेट में प्रोड्यूस हो रहा है, वहाँ से ट्रांसपोर्ट करके वहाँ ले जाया जाएगा, जम्मू कश्मीर में ले जाया जाएगा, तो ये रोड डिफेंस पर्पज़ के लिए भी हेल्पफुल होती है। These are also connect the state capitals, major cities, important ports, railways, junction. The length of national highways has increased. Okay, ये जो है वो कनेक्ट करती है स्टेट की, दिल्ली को कनेक्ट करेंगी, लखनऊ से लखनऊ को कनेक्ट करेंगी, किसी और स्टेट की कैपिटल से कैपिटल को कनेक्ट करती है, और ये जो रोड्स है वो रेलवे जंक्शन को भी कनेक्ट करती है। नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, यानी कि जो इम्पॉर्टेंट हाईवेज़ है हमारे इंडिया में जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। पहला तो है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, हमने क्लास 10th में पढ़ा है कि ये मेजर 4 सिटीज़ को कनेक्ट करता है, दिल्ली इन नॉर्थ, मुंबई इन वेस्ट, चेन्नई इन साउथ एंड कोलकाता इन
ईस्ट, यानी कि अगर हम दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता को कनेक्ट करेंगे तो एक शेप बन जाएगा जिसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। क्वाड्रिलेटरल का जो वो होता है कि इसमें 4 साइड होती है। तो वैसे ही यहाँ पे ये जो हम दिल्ली टू मुंबई, मुंबई टू चेन्नई, चेन्नई टू कोलकाता ज्वाइन करेंगे तो ये एक 4 साइड का क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा जो कि पूरे हमारे इंडिया में फैला हुआ है। तो ऐसे इसको क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। पर इसको गोल्डन क्यों कहते हैं, क्वेश्चन है। तो इसको गोल्डन इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रेड होता है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ पीपल का मूवमेंट होता है और ये स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत है इसका। और ये सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है क्योंकि हमको यहाँ से दिल्ली टू जम्मू कश्मीर जाना है तो पहले हम सीधा, मतलब मुंबई से हमको जम्मू कश्मीर जाना है तो पहले तो हम सीधा मुंबई से दिल्ली के लिए निकल देंगे, फिर दिल्ली से जम्मू कश्मीर चले जाएंगे। पर अगर पहले ये नेशनल हाईवे नहीं था तो हमको कितना मुड़ के कहाँ से निकल कर जाना पड़ता था और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। हमको दिल्ली टू कोलकाता जाना है, सीधा एक बार चढ़िए दिल्ली के हाईवे पे और सीधा कोलकाता में उतरिए आके। कितना ज़्यादा इसने टाइम सेव किया है, आप लोग समझ जाइए कितना ज़्यादा। जब हमको वहाँ से घूमा के जाना पड़ता है तब सीधे हम कहीं भी जा सकते हैं। अगर हमको नॉर्थ टू साउथ जाना है तब भी जा सकते हैं, साउथ टू वेस्ट जाना है, वेस्ट टू ईस्ट, कहीं जाना है जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये इंडिया की मेजर जो 4 सिटी है जो कि मेगा सिटीज़ भी है उनको कनेक्ट किए हुए हैं। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर मतलब कि नॉर्थ से साउथ को एक हाईवे कनेक्ट करता है और नॉर्थ से साउथ को कनेक्ट करता है, ईस्ट से वेस्ट को कनेक्ट करता है। तो जो जम्मू कश्मीर है हमारा सब नॉर्थ में और जो है वो क्या बोलते हैं कन्याकुमारी यानी कि तमिलनाडु है साउथ में। तो जो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से तमिलनाडु के कन्याकुमारी को कनेक्ट करता है वो है हमारा नॉर्थ टू साउथ हाईवे। और जो कि अरुणाचल प्रदेश में किसको कनेक्ट करता है, एक सेकेंड, हाँ सिलचर है जो कि असम में, वहाँ से पोरबंदर जो कि गुजरात में है वहाँ को कनेक्ट करता है, वो है हमारा ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर। यानी कि जो जम्मू कश्मीर सबसे नॉर्थ में, ऐसे समझिए जम्मू कश्मीर सबसे नॉर्थ में है तो जम्मू कश्मीर में क्या है, श्रीनगर। तमिलनाडु सबसे साउथ में है तो साउथ में क्या है, कन्याकुमारी। यानी कि जो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से ज्वाइन करता है वो है हमारा नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर। और जो कि असम के सिलचर से और गुजरात के जो सबसे वेस्ट में है उसके पोरबंदर को ज्वाइन करता है वो है हमारा ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो गया है क्योंकि मैं खुद भूल गई थी इसीलिए, वरना ये बहुत ज़्यादा इजी है। बस आप जो उसका पॉइंट है यानी कि सिलचर और पोरबंदर, कन्याकुमारी और क्या बोलते हैं उसको, कन्याकुमारी और श्रीनगर याद कर लीजिएगा, बाकी कुछ याद करने वाला नहीं है इसमें। स्टेट हाईवे यानी कि वो हाईवे जो विद इन द स्टेट है, दीज आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन बाय स्टेट गवर्नमेंट। जैसे हमारे यूपी में अगर कोई हाईवे है तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही, यूपी की गवर्नमेंट को द्वारा मेंटेन किया जाएगा। दे ज्वाइन स्टेट कैपिटल विद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, यानी कि जो नेशनल हाईवे तो होते थे वो कैपिटल टू कैपिटल ज्वाइन करते थे, यानी कि जैसे मध्य प्रदेश की कैपिटल से उत्तर प्रदेश की कैपिटल को ज्वाइन करेंगे। पर जो स्टेट हाईवे होते हैं वो स्टेट की कैपिटल से जो उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट है उनको ज्वाइन करेंगे। यानी कि अगर लखनऊ से हरदोई को ज्वाइन हो रहा है तो वो हमारा स्टेट हाईवे है। आगरा से लखनऊ को ज्वाइन हो रहा है तो वो हमारा स्टेट हाईवे है, ठीक है। यानी कि जो विद इन द स्टेट बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट को ज्वाइन करते हैं वो हमारे स्टेट हाईवे होते हैं। These roads are connected to the national highway। ये नेशनल हाईवे से भी कनेक्ट हो सकती है। These constitute 4% of the total road length in a country। नेशनल हाईवे कितना कंस्टिट्यूट करते थे, 2%, और ये कितना करते हैं, 4%। और इनमें जो ट्रेड ट्रैफिक सब कुछ होता है वो 4% से कई गुना ज़्यादा होता है। डिस्ट्रिक्ट रोड्स क्या होती है, दीज रोड्स आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, यानी कि हरदोई से लखीमपुर को ज्वाइन करता है तो वो डिस्ट्रिक्ट रोड हो गई, यानी कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को ये लोग कनेक्ट करते हैं। एंड अदर इंपॉर्टेंट नोड्स इन द डिस्ट्रिक्ट, यानी कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी कोई अगर इंपॉर्टेंट रोड है तो उनको भी ये ज्वाइन करते हैं। दे अकाउंट फॉर 14% ऑफ द टोटल रोड लेंथ इन अ कंट्री, यानी कि 14% ऑक्यूपाई करते हैं रोड लेंथ को, ओके। उसके बाद में रूरल रोड,
रूरल रोड इंडिया के डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रूरल रोड में कोई रूरल एरिया में कोई सामान पहुंचाना है, रूरल एरिया में पानी पहुंचाना है, रूरल एरिया में ट्रक पहुंचाना है, ट्रैक्टर पहुंचाना है, इन सबको पहुंचाने के लिए उनके डेवलपमेंट के लिए रूरल रोड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अबाउट 80% ऑफ द टोटल रोड लेंथ इन इंडिया इज रूरल रोड, यानी कि जो 80% रोड पूरे इंडिया में है, जो पूरे इंडिया में रोड है उसका 80% रूरल रोड कंस्टिट्यूट करती है। देयर इज़ रीजनल वेरिएशन इन द डेंसिटी ऑफ रूरल रोड बिकॉज दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय नेचर ऑफ टेरेन, यानी कि कहीं पे डेवलप्ड है रूरल रोड, कहीं पे नहीं डेवलप्ड है, कहीं पे रूरल रोड है ही नहीं, मेटल रोड है ही नहीं, ऐसे ही मिट्टी की रोड है। वो सब कुछ किस पे डिपेंड करता है कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, आइदर इट इज़ प्लेन, आइदर इट इज़ प्लेट्यू, आइदर इट इज़ माउंटेन। यानी कि माउंटेन होगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे रूरल रोड डेवलप अच्छे से नहीं हो पाएंगी, वहाँ पे रोड कंस्ट्रक्ट करना इतना मुश्किल होगा, फिर उसके अंदर रूरल रोड कंस्ट्रक्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। वैसे ही अगर प्लेट्यू है तो वहाँ पे भी रूरल रोड को कंस्ट्रक्ट करना इम्पॉर्टेंट बहुत ईजी नहीं होगा। तो यही कि जो रूरल रोड है उनका कंस्ट्रक्शन डिपेंड करता है कि वो एरिया कैसा है। अदर रोड्स इंक्लूड बॉर्डर रोड्स एंड इंटरनेशनल हाईवेज, यानी कि बॉर्डर रोड्स आ जाती है, इंटरनेशनल हाईवेज आ जाते हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO वो एस्टैब्लिश्ड इन May 1960। ये बॉर्डर रोड वाला क्वेश्चन आता है क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन है और 2 मार्क में ज़रूर आ सकता है। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है वो इस्टेब्लिश हुआ था 1960 में फॉर एक्सेलरेटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग डिफेंस प्रिपेयर्डनेस थ्रू रैपिड कोऑर्डिनेशन इम्प्रूवमेंट। ठीक है, जो बॉर्डर रोड है उसका टू वे पर्पज़ है, यानी कि पहला तो पर्पज़ है कि डिफेंस के जो मटेरियल्स हैं पहुंचाए जा सके जहाँ पे ज़रूरत है बॉर्डर्स पे, और दूसरा है कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया में भी मदद कर सके। फॉर स्ट्रेंथिंग डिफेंस प्रिपेयर्डनेस, यानी कि डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को बढ़ा सके, और इन्हांसिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, फॉर कोऑर्डिनेटिंग इम्प्रूवमेंट ऑफ स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट रोड्स, यानी कि जो स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट रोड्स हैं और जो कि कनेक्ट करती है हमारे बॉर्डर एरिया को, उनको इतने अच्छे से डेवलप कर दे कि जब भी कोई डिफेंस का मटेरियल वहाँ पे नीड हो रहा है तो वो विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम वहाँ पहुँचाया जा सके, और इससे वो एरिया का भी डेवलपमेंट होगा जहाँ से हम वो एरिया का भी डेवलपमेंट होगा जहाँ पे वो रोड कंस्ट्रक्ट की जाती है, वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी होगा। Northern and northeastern boundary of country, it is a premier multi-phase construction agency. It has constructed road in high altitude mountains. It is a terrain joining Chandigarh with Manali, हिमाचल प्रदेश, लेह लद्दाख। द रोड रन्स एट एन एवरेज, ठीक है, जैसे कि एरिया हो गए, मनाली हो गया और लद्दाख हो गया, यानी जम्मू कश्मीर वाले एरिया, वहाँ पे बॉर्डर रोड का इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। अपार्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड इन स्ट्रैटेजिकली सेंसिटिव एरियाज इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे कभी भी टेररिस्ट का अटैक हो सकता है, कभी भी सामने देशी वाले जो हमारे यानी कि रिवेलरी है जिनके साथ हमारी कभी भी अटैक कर सकते हैं, तो वो सेंसिटिव एरियाज हैं। द BRO ऑल्सो अंडरटेक स्नो क्लियरेंस इन हाई एल्टीट्यूड एरिया, यानी कि जो हाई एल्टीट्यूड एरियाज है, जैसे जम्मू कश्मीर में स्नो गिरती है, तो वो जो BRO है यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये भी कंसीडर करता है कि वो उनकी अच्छे से सफाई करती रहे, क्योंकि स्नो इतनी ना जम जाए कि वो लोगों के ट्रांसपोर्टेशन में हिंड्रेंस पैदा करे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रेल ट्रांसपोर्ट। जो इंडिया का रेल नेटवर्क है वो जो बहुत ज़्यादा डेंस है और वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा एरिया, मतलब वर्ल्ड में जो रेल नेटवर्क है अदर कंट्रीज़ में उनमें से इंडिया का एक बहुत ज़्यादा बड़ा और डेंस रेल नेटवर्क है। इट फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ बोथ फ्राइट एंड पैसेंजर्स एंड कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, यानी कि जो ये रेल ट्रांसपोर्ट है वो मटेरियल को भी कैरी करता है, पैसेंजर्स को भी कैरी करता है, और इंडिया के डेवलपमेंट में और इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। महात्मा गांधी सेड दैट द इंडियन रेलवेज ब्रॉट पीपल ऑफ डाइवर्स कल्चर टुगेदर टू कंट्रीब्यूट टू द इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल, यानी जो रेलवे का इंपॉर्टेंस था वो फ्रीडम के टाइम पे भी बहुत था। अलग अलग कल्चर से, अलग अलग एरियाज से पीपल को उसने साथ में लाया, कंबाइन किया और फ्रीडम स्ट्रगल के लिए कंट्रीब्यूट किया।
Indian Railways was introduced in 1853 when a line was constructed from Bombay to Thane, covering a distance of 34 किलोमीटर. जो आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, इंडियन पीपल एंड इकोनॉमिक्स, उसमें भी ये क्वेश्चन है कि फर्स्ट रेल नेटवर्क व्हेन वाज कंस्टिट्यूटेड. तो पहला तो बॉम्बे टू थाने, पहले मुंबई नहीं था, पहले बॉम्बे था. तो बॉम्बे टू थाने जो कि कंस्ट्रक्ट हुआ था 1853 में ब्रिटिशर्स के द्वारा, और उसके जो वो थी लेंथ थी वो थी 34 किलोमीटर. इंडियन रेलवे इज़ द लार्जेस्ट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग इन द कंट्री, यानी कि जो इंडियन रेलवे है वो पब्लिक सेक्टर में आता है और ये लार्जेस्ट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है. द लेंथ ऑफ इंडियन रेलवे नेटवर्क वॉज 66,030 on 31st March 2050. It is very large, puts a lot of pressure on the centralized railway management system. यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ा है इंडियन रेलवे नेटवर्क, और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करता है क्योंकि मैनेजमेंट उसका बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है. Thus in India the railway system has been divided into 16 जोन. इंडिया में रेलवे का जो सिस्टम है उसको 16 जोन में डिवाइड कर दिया गया है. ये क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ विड्थ ऑफ द ट्रैक इंडिया रेलवे हैव 3 कैटेगरी. ये इंपॉर्टेंट है. ये जो विड्थ ऑफ ट्रैक है, यानी कि जो ट्रैक की चौड़ाई है उसके हिसाब से इंडियन रेलवे को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया. ब्रॉड गॉज, द डिस्टेंस बिटवीन रेल्स इन ब्रॉड गॉज इज 1670 मीटर. द टोटल लेंथ ऑफ द ब्रॉड गॉज लाइन वॉज 6,05,010, ऐसे कुछ. यानी कि पढ़ लेना. ब्रॉड गॉज है जिसमें जो रेल की लेंथ होती है 1676 मीटर होती है. मीटर गॉज में जो दो रेल के बीच की जो डिस्टेंस होती है, यानी जो इधर और इधर के बीच की डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है? 38,000. और जो नैरो गॉज है उसमें बहुत कम होती है, यानी कि ब्रॉड गॉज में ज़्यादा होती है, मीटर गॉज में एवरेज होती है और नैरो गॉज में कम होती है. Indian Railway has launched extensive program to convert the meter and narrow gauge into broad gauge. यानी कि broad gauge की जो लेंथ होती है दोनों की बड़ी ज़्यादा होती है. तो इंडियन रेलवे ने ये स्टेप लिया है कि जो मीटर गॉज और जो नैरो गॉज है उनको ब्रॉड गॉज में कन्वर्ट किया जा सके. मोर एवर स्टीम इंजन हैव बीन रिप्लेस बाय डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन. जो स्टीम इंजन यानी कि जो कोयला डाल के लकड़ी डाल के इंजन चलाए जाते थे, अब एक स्टेप लिया गया कि उनको इलेक्ट्रिक इंजन और डीजल इंजन में कन्वर्ट किया जाएगा. ऑलमोस्ट कन्वर्ट हो चुका है. दिस स्टेप हैज़ इंक्रीज द स्पीड एज वेल एज हॉलेज कैपेसिटी. यानी कि इस जो ये स्टेप है इसने स्पीड तो बढ़ाई है. पहले उसमें वो डालो, लकड़ी डालो, कोयला डालो तब चलेगी. अब उसमें डीजल भर दो, चलती जा रही है. इस टाइम भी सेव हो रहा है और जो पैसेंजर्स की लोड करने की कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज़ हो गई है. द रिप्लेसमेंट ऑफ स्टीम इंजन रन बाय कोल हैज़ इम्प्रूव द इन्वायरमेंट ऑफ द स्टेशन. यानी कि जो स्टीम इंजन पर धुआं आता था तो उससे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता था. अब जब आप देखते होंगे ट्रेन को चलते हुए तो उसमें से कोई धुआं तो निकलता नहीं है. तो स्टेशन के भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और हमारा भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, यानी हेल्दी है. Metro rail has revolutionized the urban transport in Kolkata and Delhi. Replacement by diesel buses, CNG run vehicles along with the introduction of metro is a welcome step towards controlling the air pollution in urban areas. यानी जब मेट्रो रेल इंट्रोड्यूस हुई, हमारे लखनऊ में भी है, तो उसने क्या किया है? रिवोल्यूशनराइज कर दिया किसको? रेल ट्रांसपोर्ट को, क्योंकि उसमें कोई भी पोल्यूशन नहीं होता है. कोई भी ना नॉइस पोल्यूशन होता है ना एयर पोल्यूशन होता है. वाटर पोल्यूशन की तो बात ही नहीं है. तो ये जो इलेक्ट्रीफाइड रेल है, उन्होंने जो दिल्ली, कोलकाता जैसे बिग सिटीज़ हैं उनका जो इन्वायरमेंट है उसको हेल्दी रखा है. वैसे भी वहाँ पे पोल्यूशन है, बट मेट्रो रेल की वजह से वहाँ का पोल्यूशन कंट्रोल हो गया है. ठीक है. कोंकण रेलवे आप इसे पढ़ लीजिएगा, बिग बॉक्स में लिखा है. उसके बाद में हम आते हैं एरियाज अराउंड टाउन्स, रॉ मटेरियल प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ प्लांटेशन एंड अदर कमर्शियल क्रॉप्स. From where it is there? Okay. एरियाज़ अराउंड टाउन, यानी कि एरियाज़ जो कि टाउन के आसपास है. रॉ मटेरियल प्रोड्यूसिंग एरियाज़, यानी कि वो एरियाज़ जहाँ पे रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता है. एंड प्लांटेशन ऑफ अदर कमर्शियल क्रॉप, हिल स्टेशंस एंड कंटोनेंट्स टाउन्स वर कनेक्टेड बाय रेलवे फ्रॉम द ब्रिटिश कॉलोनी. यानी कि पहले जो एरिया थे, यानी कि ब्रिटिश के टाइम में जो रेलवे का डेवलपमेंट था वो कौन एरिया के अराउंड कंसंट्रेटेड था. तो वो एरिया जहाँ पे रॉ मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा था, क्योंकि वो रॉ मटेरियल ब्रिटेन ले जाते थे, तो रॉ मटेरियल को ब्रिटेन तक पहुँचाने के लिए रेल नेटवर्क का उन्होंने डेवलपमेंट किया था. यानी कि
रेल नेटवर्क पे उसको लोड कर देंगे रॉ मटेरियल को, और वो इंटरनेशनल जो ट्रांसपोर्ट, जहाँ इंटरनेशनल वो है सूरत, वहाँ तक कि वो ट्रांसपोर्ट कर देंगे। पर फिर सूरत से वाटरवेज की तरीके सुएज कैनाल की हेल्प से वो उनके ब्रिटेन चला जाएगा। और वो एरिया जहाँ पे प्लांटेशन कमर्शियल क्रॉप्स ग्रो की जा रही थी या इंडिगो ग्रो किए जा रही थी, वहाँ से रेल पे लोड कर देंगे। उसके बाद में वो वहाँ पे चला जाएगा जहाँ पे इंटरनेशनली उसको ट्रांसपोर्ट करना, यानी कि सुएज कैनाल से वो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हिल स्टेशंस हो गए, वो एरिया जहाँ पे कमर्शियल क्रॉप्स ग्रो की जाती, वो एरिया जो कि रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे थे, इन एरियाज़ के अराउंड ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम रेलवेज का कंसंट्रेशन था। These were mostly developed for exploitation of our resources, यानी कि ये किस लिए डेवलप की गई थी कि हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके अपने ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज़ को ग्रो कर सके। आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री रेलवे रूट्स हैव बीन एक्सटेंडेड टू अदर एरियाज टू, यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद में इन रेलवे जो है इनको अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री में भी इंट्रोड्यूस किया गया है। रेलवे रूट हैव बीन एक्सटेंडेड टू अदर एरियाज टू। द मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हैज़ बीन मेड डेवलपमेंट ऑफ कोंकण रेलवे अलॉन्ग द वेस्टर्न कोस्ट, प्रोवाइडिंग डायरेक्ट लिंक बिटवीन मुंबई एंड बेंगलुरु। यानी कि जो कोंकण रेलवे है जिसके बारे में यहाँ पे दिया गया है, एक रिवोल्यूशन लाई है, क्योंकि इसने जो मुंबई और बेंगलुरु है इसको कनेक्ट कर दिया है। रेलवे कंटिन्यूज टू रिमेन द मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द मासेस, यानी कि जो रेलवे है ये मासेस यानी जो पीपल है जो कार को अफोर्ड नहीं कर सकते, जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और लार्ज डिस्टेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा मददगार है। रेलवे नेटवर्क इज़ रिलेटिवली लेस डेंस इन हिल स्टेट, क्योंकि हिल स्टेट में रेलवे का जो नेटवर्क है वो कम है, क्योंकि अगर पहाड़ों पे रेलवे को कंस्ट्रक्ट करेंगे तो पहली बात तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगेगी, और दूसरी बात कि ये रिस्की भी हो सकता है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड राजस्थान, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो गया, सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया हो गया और राजस्थान। अब आते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट। अब हम आते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट पे। जो वाटर ट्रांसपोर्ट है ये पैसेंजर्स को तो कैरी करता है, ये पैसेंजर्स के साथ में ट्रेड के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में थे तो उन्होंने वाटर ट्रांसपोर्ट को बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया था अपने प्रॉफिट के लिए। इंडिया से रॉ मटेरियल को ब्रिटेन तक की वाटरवेज के थ्रू ही ले जाते थे। उन्होंने सुएज कैनाल बना था, सुएज कैनाल है तो वाटरवेज के अंदर ही आ जाएगा, तो वहीं से वो इंडिया के रॉ मटेरियल को ब्रिटेन तक की ले जाते थे। ये चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, क्योंकि इसमें ना कोल डालना है, ना पेट्रोलियम डालना है, ना डीजल डालना है, तो इसको हम चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बोल सकते हैं। जो रोड नेटवर्क है वो चीपेस्ट नहीं है बट चीपर है। ओके, उसके बाद में आता है इसमें बल्की मटेरियल, हैवी मटेरियल, बहुत सब कुछ कैरी किया जा सकता है। इट इज़ फ्यूल एफिशिएंट, हमने आपको बताया कि इसमें फ्यूल की ज़रूरत नहीं होती, इको फ्रेंडली है, धुआं भी नहीं निकलेगा और ना ही नॉइज़ पोल्यूशन होगा, तो ये इको फ्रेंडली भी है। द वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ ऑफ टू टाइप। जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो दो तरीके के होते हैं, इनलैंड वाटरवेज एंड ओशनिक वाटरवेज। ठीक है, तो इनलैंड वाटरवेज के बारे में पढ़ते हैं। इट वॉज चीफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बिफोर द एडवेंट ऑफ द रेलवेज, यानी कि रेलवेज जब नहीं आए थे तो उसके पहले जो इनलैंड वाटरवे था बहुत ज़्यादा चीप और कॉमनली यूज टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम था। इट हाउएवर फेस टफ कंपटीशन फ्रॉम रोड एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट, यानी कि इसने रोड और रेलवे ट्रांसपोर्ट से टफ कंपटीशन फेस किया। जैसे रोड आ गए, रेलवे आ गए, तो इसका जो इम्पोर्टेंस था वो थोड़ा सा कम हो गया। Moreover, diversion of river water for irrigation purpose made them non-navigable in large areas, यानी कि जब जो पानी था उसको इरिगेशन के लिए यूज़ करने लगे लोग, जैसे कि पंजाब में उसमें लास्ट पार्ट ऑफ वाटर इरिगेशन के लिए यूज हो जाता है, तो उसमें अगर हम इनलैंड वाटर वे डेवलप करेंगे तो इट इज़ नॉन मतलब उसका कोई फ़ायदा ही नहीं रहेगा, क्योंकि इनलैंड वाटर वे तब डेवलप हो जा पाएगा ना जब लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ वाटर होगा एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक की। अब जब उस वाटर को हम डिफरेंट पर्पजेस के, डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए, सिंचाई के लिए यूज़ कर लेंगे तो वाटर रहेगा ही नहीं, तो डेवलपमेंट ऑफ इनलैंड वाटरवेज हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, फॉर डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, रेगुलेशन ऑफ नेशनल वाटरवेज इन अ कंट्री, द इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी वॉज सेटअप इन 1986. Following waterways have been declared as national waterways by the government, यानी कि
डेवलपमेंट के लिए, मेंटेनेंस के लिए और रेगुलेशन के लिए जो नेशनल वाटरवेज है उनकी एक अथॉरिटी बनी थी, जो कि थी इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी। बनी थी 1986 में। और जो यहाँ नीचे लिखे गए हैं वाटरवेज, वही नेशनल वाटरवेज के अंदर क्लासीफाई मतलब कि कंस्टिट्यूट किए गए। पहला तो इलाहाबाद हल्दिया स्ट्रेच, ये एक नेशनल वाटरवेज है। दूसरा है सादिया दुर्बी स्ट्रेच, ये भी नेशनल है। कोतापुरम कोलाम स्ट्रेच, ये भी नेशनल है। और ये दूसरा है गोदावरी कृष्णा रिवर अलॉन्ग विद, ये जो आपको है ये पढ़ लेना है, इम्पॉर्टेंट एज, क्योंकि आप अभी हम लोग के में क्वेश्चंस आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, तो उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आप इसे पढ़ लीजिए। यानी कि जो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी है उसने 10 और इनलैंड वाटरवेज को आइडेंटिफाई किया है। ये 5 ये तो नेशनल हैं ही, उनके अलावा एक जो है केरला में बैक वाटर कडाल, इसका एक स्पेशल सिग्निफिकेंस है, जो कि चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट तो प्रोवाइड करता ही है, उसके अलावा भी जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप हो रहा है, जो कि लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है केरला में। यहाँ पे एक बोट रेस भी होता है जिसका नाम है वालम कली, जो कि हर साल होती है केरला में, बैक वाटर पे ही, जो कि ये कदाल। ओके, फिर हम आते हैं ओशनिक रूट। इंडिया हैज़ अ वास्ट कोस्ट लाइन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 7157, यानी इंडिया के पास इतना ओशन है ही, और बहुत ज़्यादा वास्ट कोस्ट लाइन है, इंक्लूडिंग आइलैंड्स भी इंडिया के पास, जैसे कि क्या अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, 12 major and 185 minor ports providing infrastructural support to these routes. Oceanic routes play an important role in the transport sector of India's economy. एंड जो ओशन की रूट्स है वो इंडिया के ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बहुत हेल्पफुल होती है। अप्रॉक्सीमेटली 95% ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड बाय वॉल्यूम एंड 70% ऑफ द वैल्यू मूव्स बाय ओशन रूट, यानी कि जो 95% ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड है वो ओशन रूट से ही होता है, और 70% of the value moves through ocean routes. Apart from international trade, they are also for the purpose of transportation between islands and rest of the country. ये इंटरनेशनल ट्रेड के लिए तो हेल्पफुल होते ही है, उनको छोड़कर कि जो ये जो इनलैंड, जैसे कि आइलैंड, जैसे अंडमान निकोबार से लक्षद्वीप में जाना है, लक्षद्वीप से वहाँ जाना है, यानी कि या फिर अंडमान से दिल्ली में आना है, दिल्ली से कहीं जाना है, उसके लिए भी हेल्पफुल होता है। तो हमने वाटरवेज पढ़ लिया, वाटरवेज पढ़ लिया, रोड ट्रांसपोर्टेशन पढ़ लिया, रेलवेज पढ़ लिया। सबके अपने अलग अलग इम्पॉर्टेंस है, सबका अपना अलग अलग सिग्निफिकेंस है, सबका अपना अलग अलग लिमिटेशन है। अब हम आते हैं एयर ट्रांसपोर्टेशन पे। एयर ट्रांसपोर्ट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। ये सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट मूवमेंट है, यानी कि रोड जो है उसमें भी काफ़ी टाइम लगता है, और वाटर है उसमें भी काफ़ी टाइम लगता है, पर जो एयरवेज है वो फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। इट हैज़ रेड्यूस डिस्टेंसेस बाय मिनिमाइजिंग ट्रैवल टाइम, यानी कि आप इसने जो डिस्टेंस है उसको कम कर दिया है, क्योंकि अगर हमको यहाँ से अमेरिका जाना है तो हम उतने टाइम में पहुँच जाएंगे जितना कि अगर हम रोड से यहाँ से राजस्थान जा पाएंगे। ठीक है, यानी कि इसने टाइम ट्रेवल को मिनिमाइज कर दिया है। Where distances are large and terrain climatic conditions are diverse, it is essential for a vast country, यानी कि एक वास्ट कंट्री के लिए जहाँ पे टेरेंस भी हैं, प्लेट्यूज भी हैं, प्लेन्स भी हैं, अलग अलग तरीके की स्ट्रक्चर्स हैं, उसके लिए एयर ट्रांसपोर्ट का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हर तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशंस, हर तरीके के स्ट्रक्चर्स में काम कर जाएगा। एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया मेक अ बिगिनिंग इन 1911 when air mail operation commanded over a little distance of 10 किलोमीटर बिटवीन इलाहाबाद एंड नैनी, यानी कि पहला जो ऑपरेशन हुआ था एयर ट्रांसपोर्टेशन का वो इलाहाबाद और नैनी के बीच में हुआ था। बट इट्स रियल डेवलपमेंट टुक प्लेस इन पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड, बट इसका जो रियल डेवलपमेंट है वो इंडिपेंडेंट के बाद में हुआ। द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज़ रिस्पॉन्सिबल for providing safe, efficient and air traffic and ornamental communication services in the Indian Airspace Authority manages 125 airports. The air transport in India is managed by Air India. जो एयर ट्रांसपोर्ट इंडिया में है वो एयर इंडिया के द्वारा मैनेज किया जाता है।
पहले तो ये अभी अभी इसको प्राइवेट हैंड्स में दिया गया है टाटा को। नाउ मैनी प्राइवेट कंपनी हैव ऑल्सो स्टार्टेड पैसेंजर सर्विसेज, यानी कि अब प्राइवेट कंपनीज़ हैं उन्होंने भी अपना प्राइवेट एयरलाइन खोल के पैसेंजर को सर्विसेज देना स्टार्ट कर दिया है। एयर इंडिया प्रोवाइड इंटरनेशनल एयर एक्सेस फॉर बोथ पैसेंजर एंड कार्गो ट्रैफिक। एयर इंडिया नेशनल में भी, मतलब कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी चलती है, स्टेट के अंदर भी चलती है और इंटरनेशनली भी चलती है। इट कनेक्ट्स ऑल द कंटिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड थ्रू इट्स सर्विस, यानी कि एयर इंडिया जो है वो सभी एरियाज, मतलब कि अमेरिका को भी कनेक्ट करे, यूरोप को भी कनेक्ट करे, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, सबको कनेक्ट करता है हमारा एयर इंडिया। सम प्राइवेट कंपनीज ऑल्सो हैव स्टार्टेड ऑपरेशन टू फॉरेन कंट्रीज, यानी कि कुछ प्राइवेट कंपनीज ने भी अपना एयरलाइन स्टार्ट करके इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया है। ये है हिस्ट्री ऑफ एयर इंडियन लाइंस। ये पढ़ लीजिएगा, पर ये एग्ज़ाम में नहीं आएगी, बट फॉर योर नॉलेज यू हैव टू स्टडी इट। सो by this way I have completed till air transportation. So if you like the video, please like it, share it and subscribe to my channel for more new updates. Thanks for watching.